Yep, so welcome back everybody to this next wonderful session. Obviously solution यार हमारा खत्म हो चुका था, ठीक है। और एज यूजुअल मैंने बोला था कि एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी हो चुका है और मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी लेने वाला हूँ जिसमें हम स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली एमयू ट्रिपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है आपका सोल्यूशन चैप्टर का। देखो, जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों का छूटा हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप बैकलॉग कवर अप कर सकते हैं। आपको सब जगह प्रॉपर मैंने फोल्डर बना रखा है। जब आप सर्च करेंगे एमयू ट्रिपल फिजिकल केमिस्ट्री बाई शुभम उपाध्याय, ठीक है, माई सेल्फ शुभम उपाध्याय, जो नए बच्चे उनको इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, तो आप जाके जब उस सेक्शन में चेक करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स प्लस सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 और दिस इज ऑब्वियसली डेडिकेटेड फॉर ओनली एमयू ट्रिपल। मतलब इस पूरे में हमने जितने भी एमयू ट्रिपल क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो कवर अप किए जा सकते हैं एक सेशन में, मैंने 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन उठा लिए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जो वेरिएशंस पूछे जाते हैं वो सब, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही मेरा रोल रहता है कि यार मैं पढ़ाते जाता हूँ, फिर मैं एंड में प्रैक्टिस लेता हूँ जिससे और अच्छी क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। दैट इज 130 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये आपका एमयू ट्रिपल 2021 का क्वेश्चन है, हैविंग द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। देखो कितनी बढ़िया बात है, इसमें ये दिया हुआ है 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अच्छा, अगर 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मतलब ये पता चल गया सर कि वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट कह लो या वेट ऑफ सोल्यूट कह लो, 30 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं WB। बी क्यों? क्योंकि बी है एज अ सोल्यूट को डिनोट करते हैं हम। सो W गिवन है, दैट इज 30 ग्राम, ठीक है। और ये बोला गया ये जो वोलेटाइल सोल्यूट है इसका जनरल फॉर्मूला हमको दे दिया, मतलब जो बेसिकली आपका जो सोल्यूट है इसका एक जनरल फॉर्मूला इसने दे दिया। अच्छा, जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है? बिल्कुल एम्पेरिकल फॉर्मूला भैया, क्योंकि हमने पढ़ा है एम्पेरिकल फॉर्मूला को ही जनरल फॉर्मूला कहते हैं, याद करो। क्यों? क्योंकि देखिए तुम पता चल रहा होगा CH2O मतलब ये आधा अधूरा है। मतलब जब भी किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को मैं एक नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में उसको छोटा करके लिखता हूं तो हम उसको क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेसिकली जनरल फॉर्मूला का मतलब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका दिया हुआ है सोल्यूट का, ठीक है। इसको डिसॉल्व कराया गया, मतलब सिंपली हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, देखो 1 kg ऑफ वाटर है, इट मींस जो सॉल्वेंट का वेट है वो है 1 kg ऑफ वाटर, इट मींस 1000 ग्राम, ये एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट का वेट आपको पता है दैट इज 30 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट आपको पता है दैट इज 1000 ग्राम, ठीक है। बोला गया है कि जो सोल्यूशन तैयार किया गया, जब मैंने इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 1 kg ऑफ वाटर में डाल दिया गया, तो जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया भैया, मतलब बेसिकली TF की वैल्यू वो आई 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो पहला ही क्वेश्चन आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिल गया। और मैं क्या आपसे कह रहा था? मैं कह रहा था कि एमयू के अंदर यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको डेडिकेटली पढ़ाया है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिल गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया। कितना बढ़िया सवाल पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इन द फॉर्मूला। मतलब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, याद आ रहा है भैया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, याद आ रहा है? तो हमें ये n की वैल्यू पूछ रहा है। अब n निकालने के लिए हमको ये सिंपल सी चीज पता है कि सर अगर मैं कहीं से मॉलिक्यूलर मास निकाल दूं और अगर एम्पेरिकल मास मुझे पता चल जाए तो मैं ये n पता कर सकता हूं। सिंपल यही हमसे n पूछा गया है और हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। देखो मोल कॉन्सेप्ट को भी यूज कर दिया सोल्यूशन में, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा समझो। हमको ये n चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, ये एम्पिरिकल मास कैसे निकलेगा? तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो आप एम्पिरिकल मास तो इजीली निकाल सकते हो। तो जरा कैलकुलेट कर लो मेरे साथ, कार्बन का मास, फिर H2 और फिर O। तो यार अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लूं, किसका भैया? CH2O का। तो ये बड़ा ही सिंपल है, एक कार्बन का, फिर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो ये टोटल जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आल्सो 30। यानी एम्पिरिकल जो मास आया वो आया 30। अब एमयू में लिखना है तो आप इसको एमयू में रख लो, यूनिट। वैसे एम्पिरिकल फार्मूला मास की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आप इसको डायरेक्टली 30 याद रख लो, ठीक है। तो भैया नीचे वाला टर्म तो हमें पता चल गया, एम्पिरिकल मास जो कि 30 है। अब कहीं से अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास भैया पता चल जाए ना, तो फिर मजा ही आ जाए। मैं डायरेक्टली n निकाल सकता हूं और यही n हमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 और 1.5। अब सबसे बड़ा सवाल भैया, ये जो डेटा गिवन है WB, WA और TF, इससे मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कैसे मिलेगा? यानी बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलेगा? अब सोच के देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा, याद आ रहा है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, याद करो। KB नहीं, KF, सॉरी, TF है ना। तो KF इंटू मोलालिटी याद करो। हमने ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा है, ध्यान देना, हमने ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब सोचो
अब अगर इस रिलेशन में, अच्छा एक और सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो केएफ है इसकी वैल्यू दी नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दी हुई है केएफ की वैल्यू, मेरे से छूट गया टाइप करना क्वेश्चन में, तो केएफ की वैल्यू आप नोट कर लो, ये केएफ की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.91 समथिंग, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है मेरे टाइपिंग वाले में, बट कोई बात नहीं, दिस इज 1.91 केएफ की वैल्यू, ओके। सो ये केएफ की वैल्यू दी हुई है 1.91, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब सोचो इस फॉर्मूले को अगर मैं खोल के लिखूं तो भैया मैं ये लिख सकता हूं केएफ इज इक्वल्स टू, देखो मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद आ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, बट क्या मैं इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एनबी को और खोल के लिख सकता हूं क्या? याद करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और हमें यही मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए। मतलब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल के रखो तो डायरेक्टली क्या ले सकते हो, ये एनपी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें ये मॉलिक्यूलर मास ही तो चाहिए, एमबी, यही तो है देखो मॉलिक्यूलर मास, और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल दूं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, क्यों, हमारे पास डब्ल्यू ए है, हमारे पास डब्ल्यू बी भी है, हमारे पास के एफ भी है, क्या हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। डेल्टा टी एफ क्या होता है सबको पता है भैया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, याद है। अब क्यों की देखो क्या बोला गया है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो टी एफ नॉट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सिंपली डेल्टा टी एफ हो जाएगा माइनस ऑफ टी एफ, और टी एफ की वैल्यू देखो दी हुई है माइनस ऑफ 0.93, तो माइनस ऑफ 0.93, तो सिंपली डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 0.93। बोलो समझ आ रहा है? अब कुछ करना ही नहीं है भैया, जैसे ही आप इस डेल्टा टी एफ की जगह पुट कर दो प्लस 0.93, के एफ की वैल्यू 1.91, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या 30 ग्राम, बिल्कुल भैया 30 ग्राम, अपॉन क्या मॉलिक्यूलर मास हमें तो निकालना है, तो मैं शॉर्ट में एम भी लिख दे रहा हूं, हमें मॉलिक्यूलर मास ही तो चाहिए, इंपेरिकल मास तो है, इनटू ये जो तुम्हारा डब्ल्यू ए है, जब इसे सोच के देखो पर केजी में हम लेते हैं, बट जब ग्राम में लेते हैं तो क्या करना होता है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो, तो सीधे मैंने यहाँ ग्राम में लिख दिया, बट आप इसे डायरेक्टली पर केजी में 1 लिख सकते हो, क्योंकि पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ये। अब सोचो अगर मुझे यहां से, सोच के देखो, अगर मुझे यहाँ से एम बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे भेज दूंगा, यानी एम बी यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालने के लिए, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 1.91 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.93, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो दिस विल समथिंग केम टू 61, कितना आएगा 61, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सिंपली 1.9 इंटू 30 डिवाइड बाई 0.93, अब ये 61 आया, आप सोच के देखो, अब हमें n चाहिए भैया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 और डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आया था 30, तो अगर मैं यहां 30 पुट कर दूं तो ये अप्रॉक्स 2.0 समथिंग आएगा, तो आप इस n को राउंड ऑफ करके 2 मान सकते हो, क्या कहीं ऑप्शन में 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज सिंपली योर राइट आंसर। तो आपको बस अप्रोच सीखना है कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो आधा कॉन्सेप्ट तो वही क्लियर हो जाएगा भैया, कि अगर n पूछा तो n के लिए हम एक ही फार्मूला जानते हैं भैया, क्यों, अगर जनरल फार्मूला दिया हो सोचो और हमसे n पूछे तो हमको पता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया तो एम्पिरिकल मास वहां से निकालेंगे, अब n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, अब डेटा टीएफ के फॉर्म में दिया है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी, अब मैंने उस मोलालिटी के टर्म को पूरा खोला तो मुझे मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट दिख गया, फिर मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास की जगह 61 और एम्पिरिकल मास की जगह 30, दिस अप्रोक्सीमेटली केम्स अबाउट 2। तो क्या आपको समझ आया? आंसर आया शदरोल, सेम किया, बहुत बढ़िया आंसर आया बी। सुहाना अभी ठीक है मेरी वॉइस क्या? एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त, बट अभी बताओ क्या सबको समझ आया? यस सर, पहला क्वेश्चन इज डन, 2021 का क्वेश्चन इज डन, समझ आया? तो ये आप ही का क्वेश्चन था, बट देख सकते हो और मिला सकते हो, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बाहर कुछ नहीं आया ब्रो, मैंने जो पढ़ाया वही आया, बस आपको मैनिपुलेट करने आना चाहिए, आपको अपना दिमाग यूज करना चाहिए, मैंने दोनों चीज़ पढ़ा रखी है आपको, बेसिकली मैंने मूल कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है और सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी, तो मैंने पहले आपसे बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, देखो पहला क्वेश्चन ही वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना ही डायरेक्ट मेरे गिवन डेटा से सवाल आ गया,
2022-23 मैंने ऑलरेडी खूब सारा थर्मोडायनेमिक के बारे में लिखवा रखा है। अब हर बच्चा देख के बता सकता है, इसका आंसर तो मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। अब बता दो यार कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से देख के। दिख रहा है कहीं? देख लो यार भैया, साफ साफ दिख रहा है क्या? एक तो डेल्टा एच मिक्स, ऊपर से तुम्हारा डेल्टा एच मिक्स आइडियल। सोचो, साफ साफ ये चीज मिला सकते हो भैया। अच्छा, एक और चीज यहाँ छूट गई है, देखो क्या है ये चीज, ये है देखो ध्यान से समझना। ये आइडियल का मतलब पता है क्या होता है? आइडियल का मतलब जीरो ही होता है। जहां आइडियल लिखा है उसको जीरो मानो, ठीक है? ये सिंपली इधर डेल्टा एच मिक्स आइडियल, आइडियल मतलब जीरो मान लो। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच में आइडियल कितना होता है? जीरो होता है। तो हमसे यही चीज पूछी गई है। तो सिंपली सोच के देखो, हमसे पूछ रहा है कि अगर निगेटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से, सो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? लेस देन जीरो होगा, या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, या अगेन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो आप इसको कंपेयर कर ही सकते हो। अब तो सिंपली इसका तो आंसर मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है। देखो, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। देखो, इस करेक्ट ऑप्शन इज डी। कैसे? देख लो, हम सबको पता है भैया, निगेटिव डेविएशन होता है तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होता है। आइडियल मतलब जीरो, क्योंकि आइडियल डेल्टा एच मिक्स जीरो, मतलब ये जीरो से कंपेयर कर रहा है। बस आपको घुमाने के लिए उसने लैंग्वेज में पूछ दिया, और कुछ नहीं। और एंट्रोपी सबको पता है भैया, हमेशा पॉजिटिव होती है, याद है मैंने लिखाया है। तो डेल्टा एस मिक्स अगर हमेशा पॉजिटिव हुआ, सोच के देखो बच्चा, डेल्टा एच मिक्स निगेटिव डेविएशन के लिए हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। इट मींस डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होगा, यही तो मतलब है। तो मतलब डेल्टा एच मिक्स लेस देन डेल्टा आईजीएल, ठीक है, ये तो सही है। अगला डेल्टा एस मिक्स को सर्च करो, तो डेल्टा एस मिक्स भी जो हमेशा वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या आइडियल हो, हमेशा एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, मैंने पढ़ा करा रखा है। तो डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव मतलब दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। अगेन सेकंड ऑप्शन भी मैच हो रहा है। अब सबसे बड़ा चीज, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ऑब्वियसली सर, डेल्टा जी तो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये भी जीरो होगा, तो ये भी लेस देन जीरो होगा, साफ साफ दिख गया। अब पी ए इज ग्रेटर देन पी आइडियल। पी आइडियल का मतलब क्या है भैया? कि ए बॉन्ड की बात कर रहा है। तो निगेटिव डेविएशन हमको पता है, पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर, पी आइडियल मतलब तुम्हारा सिंपली जो तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन है उसका। तो हमको ये चीज पता है कि भैया जो ए बी होता है दैट विल बी ग्रेटर देन ए, यानी पी ए जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन पी आइडियल। तो साफ साफ डी नंबर दिख गया, कितना ही सिंपल था। ये तो मेरे 3 डेटा भी कंपेयर कर लेते तुम्हें पता चल जाता। अरे इजी था कि नहीं? अरे बोलो, कराया है कि नहीं कराया है भाई? बैच में मैंने सब डेटा लिखाया है भाई। तो डायरेक्ट डेटा पढ़ लेते तो भाई तुम्हारा 22 और 23 में कितना नंबर, एक नंबर का आता ना, ये तुम्हारा सही हो जाता। ट्रस्ट कर सकते हो अब। भैया पीवाईक्यू से मैच करा दे रहा हूँ कंटेंट अपना, वरना फिर तुम्हें लगेगा कि सर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंप्लीट वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम पैटर्न में आते हैं, ठीक है? समझ आया सुहाना? इट्स अ सिंपली मेमोराइज करने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपली याद करने वाला चीज, ठीक है? इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था। चलिए अगेन देखो, सेम चीज अगेन रिपीट हो गई 21-22 में। क्या है भैया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट ए एंड बी सो पॉजिटिव डेविएशन। भैया पिछली बार नेगेटिव पूछा था, इस बार पॉजिटिव पूछ दिया है। अब सोच के देखो भैया, जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव के लिए, याद है ना सबको? तो भैया ये तो हटाई दो, ये तो हटाई दो, इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू जीरो हमेशा आइडियल केस में होता है, तो ये कट गया। अब कंफ्यूजन ए और बी में था, ये भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? भैया वी मिक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव के लिए, और डेल्टा एच मिक्स भी हमेशा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव के लिए। ऑप्शन नंबर ए। देख के, सिर्फ देख के टिक मार सकते हो। किसी ने मारा ऑप्शन नंबर ए? क्या बात है, देखो शत्रुल ने मार दिया है। कितना ही सिंपल है बच्चा? है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? बस मेरे नोट्स को रिग्रेसली फॉलो कर लो, मेरे लेक्चर को रिग्रेसली फॉलो कर लो, पीवाईक्यू लगा लो। और अलग से डीपी अगर मैं नहीं भी दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आप एक्सटर्नल कहीं किसी और एग्जाम के सोर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। भैया एमयू में सिलेक्शन करने से केमिस्ट्री में तो कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह सकता हूँ, इसकी गारंटी मेरी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से। मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि बच्चे समझते हैं तो नंबर भी आएंगे। समझ आया? लेक्चर फॉलो सब किए हो, अगर लेक्चर कंटिन्यूअसली फॉलो किए हो तो तुम्हें इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल, आ जाओ मेरे साथ, करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कितना ही सिंपल, देखो अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2017-18। मैं तुमसे क्या बोला था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो सवाल पढ़ो, बोला गया है 0.02 मोलर
सोल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ कितना सिंपल सवाल। अच्छा, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के दो फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से? भैया एक तो पाई इक्वल्स टू CRT, और एक और हमने पढ़ा था जब हमने वैन टॉप फैक्टर पढ़ लिया था, दैट इज आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया ये वाला फॉर्मूला लगा या ये वाला फॉर्मूला लगा, कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन में कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब भैया DOD दिख गया, मतलब वैन टॉप फैक्टर को कंसीडर करेंगे, तो अगर आप ये पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा गलत। मैंने ये भी आपको बता रखा था कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है। तो इट मींस सेकंड नंबर फॉर्मूला इज राइट। दैट इज इस क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है? इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब देखो क्या कहीं टेम्परेचर दिया है क्या? बिल्कुल 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया याद करो, मैंने बोला था टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 273 प्लस 27 रख सकते हो, यानी 300 केल्विन। बहुत बढ़िया भैया, टी हो गया। आर की वैल्यू भैया हमें पता होती है, आर की वैल्यू आप 8.31 वो 4 रख लो, वाली वैल्यू रख लो आर की, या फिर सिंपली आप 1/12 जो कि सिंपली वही होता है उससे डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, इस केस में आप पर केल्विन, अच्छा आर की कुछ वैल्यू होती है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। देखो, एक आर की वैल्यू होती है 25/3, ठीक है, और एक आर की वैल्यू होती है जिसको 1/12 करके याद रखते हैं, या फिर ये समथिंग होता है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में याद रखा है। तो दिस विल बी 1/12। आप इसको याद रखते हो 0.0833, ठीक है, तो 0.0831 समटाइम हम याद रखते हैं। तो आप आर की वैल्यू हमेशा याद रख लो जब भी, अभी पर्टिकुलर सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलग अलग यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू, ठीक है। ये 8.314 ये जब हम टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेते हैं तब ये लेते हैं, बट जब टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो हम आर की वैल्यू 8.0 सॉरी क्या यूज करेंगे, 0.0831, ठीक है। तो बस ये आर की वैल्यू है, डेटा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज को ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग यूनिट के ऊपर होता है, तो इस केस में आप आर ये वाला यूज करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका एमयू दिया नहीं है बट आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब भैया आर है, टी है, सी भी है क्या? देखो 0.02, अरे भैया साफ दिख गया, कंसंट्रेशन भी तो उसने दे ही दिया। मतलब मेजर मेजर पार्ट क्या है भैया, ये आई निकालना, और अगर आई निकाल लेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे और मैं वेट कर ही रहा हूं, बस मैं अभी चेक ही करूंगा, ठीक है। आई निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को? बिल्कुल सर, कौन सा केस है? डीओडी। और एकदम सिंपली एकदम डायरेक्टली कराया है आई का फॉर्मूला डीओडी के लिए, दैट इज 1 प्लस एल्फा इंटू, याद है, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो, 1 प्लस n-1 इंटू एक्स। एल्फा नहीं, आप एक्स याद रखो, बहुत बार एल्फा भी रखा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, बट मैं एक्स से डिनोट करता हूं, दैट इज 1 प्लस n-1 इंटू एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब सबसे बड़ा सवाल, ये n की वैल्यू, तो NaCl है तो n की वैल्यू तो सबको पता चल ही गया होगा भैया कि n की वैल्यू 2 है, देख के मेरे बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा जो क्लास कंटिन्यूस ज्वाइन किया है वो देख के बता सकता है, दैट इज 2-1 इंटू एक्स, क्या है 90%। अच्छा 90% का मतलब क्या होता है ये बताओ जरा सा। 90% का मतलब, अरे भैया 90 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.9। ओहो कितना सिंपल, मतलब ये सिंपली कितना हो गया, दैट इज 1.9। अब आई की वैल्यू 1.9, तो आई इज इक्वल्स टू क्या है, पाई इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो बड़ी सिंपल है, पाई इक्वल्स टू 1.9 इंटू 0.02 इंटू, मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना, 0.0831 इंटू टेम्परेचर 300। अब फटाफट से पाई की वैल्यू जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं कर देता हूं अपने कैलकुलेटर से, दैट विल बी 1.9, 0.02, 0.831 इंटू 300, 0.934 बार, 0.0 0.934, नॉट 0.0, दिस विल बी 0. एक सेकेंड, 0.938, जिसको आप 84, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.94 भी कर सकते हो, सो दैट इज सिंपली योर फर्स्ट आंसर, पहला बार ऑप्शन राउंड ऑफ करके। किसका किसका ए आया, फटाफट से बताओ, ए क्या बात है, बहुत बढ़िया, ए आ गया। काफी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया, इजी है। देखो लगा इजी, क्यों लगा इजी? सर कॉन्सेप्ट पढ़े। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि मैंने ये सब कहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है, पढ़ाया है, जो कि कंटिन्यूअस मेरे बच्चे क्लास कर रहे हैं वो जान गए होंगे कि यस सर ये सब आपने कराया है,
अगर आप उसको रिग्रेसली फॉलो करोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सुहाना, समझ आया कैसे हुआ? क्लियर है सुहाना? समझ आया? चलिए, तो फिर रिस्पॉन्स दे दिया कि हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बढ़िया सवाल, देखो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, मतलब बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन मिला हुआ है, ठीक है। 2020-21 हमसे बोला गया है भैया मोल फ्रैक्शन बताओ इस बार, किसका? सॉल्यूट का। अगर उसका मोलैलिटी हमको दिया हो दैट इज 2.5, ठीक है। अब हमें ये पता है सर कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे बड़ी सवाल, सर कहीं भी अगर, मेरी बात ध्यान रख लो, कहीं भी अगर ये लिखा हो 1 मोलल एक्वस, क्या लिखा है यहाँ समझो, 1 मोलल कह रहा हूं, 2.5 मोलल एक्वस, मैं 1 पढ़ दिया, इट्स माय बैड। कभी भी अगर आपको कहीं भी मोलल के बाद एक्वस शब्द देखने को मिले, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 2.5 मोल है सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का, जो कि डिसॉल्व्ड है, ये पढ़ना तुम्हें सिखा रहा हूं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो ऐसे पढ़ते हैं इस चीज को, आज से ये चीज नोट डाउन कर लो। क्या सर कहीं भी अगर हमें दिखे 1 मोलल एक्वस, 2.5 मोलल एक्वस या 4 मोलल एक्वस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कि 2.5 मोल है किसका? सॉल्यूट का, जो कि डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एन बी तो हमें पता चल गया सर, दैट इज 2.5 मोल। और एक और चीज पता चल गई क्या सर? वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट क्या है इस केस में? एक्वस है, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ? वाटर है। तो ये 1000 ग्राम क्या है? वाटर है सर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है भैया? सोचो, हमसे पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन बताइए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे सॉल्यूट का पूछा गया है तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है? एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। भैया एनबी तो है, क्या कहीं से एनए निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा। कैसे? एनए कैसे निकाल सकते हैं? भैया गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यानी गिवन मास, अरे वेट ऑफ सॉल्वेंट कह लो या गिवन मास कह लो, एक ही बात हुआ। कितना है? 1000 ग्राम। बट मोलर मास ऑफ ए, अब सर सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का मोलर मास, अरे भैया H2O 18। क्या बात है? तो 1000/18 कर दो सिंपली। या भाई टोटल वेट है तुम्हारा 1000, और इसको डिवाइड कर दो किससे? 18 से। तो भैया एन ए जो आया, एन ए यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दैट इज 55.5, 55.55। यानी हमें सर एन ए भी मिल गया, हमारे पास एन बी भी है। अब क्या हम एक्स भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, दैट इज 2.5 अपॉन एन बी को रख लो 2.5 और एन ए को रख लो 55.55। अब फटाफट से चीज को सॉल्व कर दो मेरे साथ। तो भैया जब आप 2.5 प्लस 55.55 करोगे, सो दिस विल बी 2.5 अपॉन 58। अब आप सिंपली 2.5 को 58 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी 0.0431। सिंपली अगर 0.043 तक चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ाया नहीं हूं तुम्हें? क्या बात है, ए आ गया, ए, बहुत बढ़िया, दोनों का ए आ गया। क्या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है तुम्हें लग रहा है कि अरे सर बहुत टफ है ना, नहीं कराया ये? बिल्कुल नहीं है भैया, आप ही का एग्जाम का क्वेश्चन है, आप ही का सवाल है, आप ही का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रहा है बच्चा? बताओ, क्लियर है? फटाफट से, समझ आया ना? और हाँ बिल्कुल, आप ही कर रहे हो, यस एब्सोल्युटली आप ही सॉल्व कर रहे हो। तो कभी ऐसा लगे, आपको कभी लगे या कभी डाउट हो कि सर क्या पढ़ा रहे हो ये, या सही पढ़ा भी रहे हो, नहीं हम कैसे मान लें? हाँ, बस पढ़ाए जा रहे हो, हम कैसे मान लें?
भैया पीवाईक्यू मिलाओगे तो यार कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट मिलेगा मतलब द बेस्ट कंटेंट, यू आर स्टडिंग द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम द बेस्ट प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मेरे साथ लगाइए। दैट इज अच्छा क्वेश्चन है, अगेन 22-23 का क्वेश्चन है ये। अ सोल्यूशन containing 2.44 gram of a solute dissolved in 75 gram of water boiled at, अब देखो बढ़िया सवाल है, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अरे भैया अभी अभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी गुजरा है। कब गुजरा है भैया? पहला क्वेश्चन ही यही था जिसमें हमें मोलर मास अलग से फाइंड करना था, इसमें हमें एन भी फाइंड करना था, मोलर मास भी फाइंड करना था। ये सेम टाइप के क्वेश्चन देखो 22-23 के पैटर्न में पूछ लिया। मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी है, कॉन्सेप्ट आता हो भैया तो आप धड़ल्ले से एमयू क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री तो एटलीस्ट कर सकते हो, मेरे से पढ़े हो तो बिल्कुल। आ जाओ चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है भैया जिसमें 2.44 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। तो अगर मैं वेट ऑफ सोल्यूट की बात कर लूं या मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 2.44 ग्राम। डिसॉल्व्ड है 75 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू भी दिया हुआ है, दैट इज 75 ग्राम, नो प्रॉब्लम। बॉइल्ड एट, अरे भैया टीवी भी दे दिया, टेम्परेचर कितना 100.413 डिग्री सेंटीग्रेड, नो प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, भैया एमबी पूछ रहा है। अरे भैया बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें पता है भैया डेल्टा टीवी इक्वल्स टू कितना होता है, के बी इंटू मोलालिटी। देखो के बी इसने दे दिया वाटर के लिए 0.52, और मैंने कराया भी था, ये होता भी है, पता भी होगा तुम्हें, ठीक है। के बी इंटू मोलालिटी, अब बड़ी सिंपल सी बात है भैया, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी हम रख देंगे वैल्यू, नो प्रॉब्लम। भैया इसको मैं रख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब भैया अगर हमें मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को भी खोल दूं, किसमें किसमें खोल दूं, सोचो भैया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर ग्राम में है तो भैया ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि केजी में तो भैया दिया नहीं है, समझ रहे हो ना, तो ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। देखो ये ग्राम में है, अब क्या ही करना है भैया, वही एमबी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो भैया एमबी को उधर भेजो, डेल्टा टीवी को नीचे भेजो, खेल खत्म करो। तो नेक्स्ट स्लाइड में लगाई दीजिए यार मेरे साथ। अच्छा डेल्टा टीवी के केस में भाई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? अगर है तो फिर बताओ मेरे को, वैसे कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए, क्यों? तो भैया पहले डेल्टा टीवी फाइंड कर लो। डेल्टा टीवी क्या होता है भैया पता है? अरे भैया टीबी माइनस टीबी नॉट। अब अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के देखो, वाटर है भैया एज अ सॉल्वेंट, तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, डेल्टा टीवी क्या था, स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर के लिए कितना होता है? तो भैया क्लास 6 का बच्चा, क्लास 7 का बच्चा बता देगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं डेल्टा टीवी निकालूं तो भैया 100.413 तो दिया ही था, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर तो 100 होता ही है, मतलब डेल्टा टीवी निकला 0.413 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थक रहे हो? सब पढ़ा रखा है, सबका सब पढ़ा रखा है, बस अप्रोच आपको आना चाहिए। मतलब 0.413 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना तेज दिमाग सोच रहे हो, बस वही है खेल और कुछ नहीं। एमबी को भैया इधर भेजो, टीबी को इधर भेजो, सवाल खत्म। तो भैया हमें एमबी तो चाहिए था, ऊपर है केबी मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ आपका सोल्यूट अपॉन इनटू 1000 अपॉन, सिंपली क्या करना है भैया, डेल्टा टीबी और डब्ल्यू ए। लो भैया खेल खत्म, अप्रोच खत्म, सारी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ फटाफट से। 0.52 आ जाना चाहिए, अभी जब तक मैं लिख के उठूंगा सॉल्व हो जाना चाहिए भैया। गिवन कितना है 2.44, क्या ही है बताओ, कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ो सब खेल खत्म। 0.413 इंटू डब्ल्यू ए कितना है भैया 75। लो भैया मारो फटाफट से, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, मैं इतना तक सॉल्व कर दिया, एटलीस्ट इतना तो करो। ए ए अच्छा, कोई और बच्चा कंफर्म करे ए तो फिर बताएंगे। शद्रुल और उसने ए बोला, ठीक है, सुहाना ने भी ए बोला, ए है क्या? बताओ फटाफट से, ए आ रहा है? आ गया ना सबका? चलो अगर तुम्हारे भरोसा करके मार रहा हूं, ठीक है, ए दैट इज 40.96। चलिए बच्चा बहुत ही बढ़िया, आपने सॉल्व कर लिया 40.96, अप्रोच लगा लिया आपने फटाफट से। ए नंबर 40.96, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? आप अपने पीओक्यू को सॉल्व कर रहे हो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो और सॉल्व मेरे साथ कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? अभी तक लग रहा था ना, अरे सर क्या ही पढ़ाए जा रहे हो, पीवाई क्यू पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया है कि भैया सर यू आर ट्रस्ट वर्दी, जो पढ़ाए
वो आया, मैं उसी अप्रोच को रखता हूँ। ऐसे पूरी केमिस्ट्री चलेगी, डोंट वरी। जितना मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं सब थर्मोडायनेमिक्स से लेके भैया अभी तो बैच शुरू हुआ है, तो सिर्फ 2 चैप्टर खत्म हुए हैं। देखो सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट के मैंने पीवाईक्यू अलग करा दिए थे ऑलरेडी, वहां मिलाओगे वो भी बहुत सारा पीवाईक्यू मिलेगा आपका। सॉल्यूशन का करा ही रहा हूँ। ऐसे हर हर चैप्टर के एंड में होता है भैया। और अगर मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया ना, फिर तुम फैन हो जाओगे फिजिक्स के, क्योंकि मैं फिजिक्स सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि आई गॉट 98.68 परसेंटाइल इन फिजिक्स ओनली जेई का। तो भैया मेरा फिजिक्स इससे भी तगड़ा है। केमिस्ट्री तो मैं एज अ साइड वेज पढ़ाता हूँ। यस, आई एम अ साइड वेज केमिस्ट्री टीचर। मेन टीचर मैं फिजिक्स का हूँ, बट एसटीवीजी में पोस्ट नहीं थी एंड आई जॉइंड एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर, दैट्स व्हाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको। तो आप फिजिक्स पढ़ोगे ना भैया, जो फील लोगे, जो विजुलाइज करोगे ना फिजिक्स की। बट फिलहाल संदीप सर एज यूजुअल फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब अभी पढ़ा तो नहीं है, बट अभी थोड़ा व्यस्त है वो। बट कुछ सेक्शन मैं हैंडल करता हूँ। अगर वो इस बार भी मुझे ऑफर करते हैं, पिछले बैच में तो मैंने हैंडल किया था, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। ठीक है, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का काम तो निपट जाएगा, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ कि भैया आप इतना बढ़िया करके आएंगे। और आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आप सभी स्टूडेंट से, जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं या जितने बच्चे लाइव फॉलो करते हैं, आप सभी स्टूडेंट से सिर्फ एक ही चीज चाहिए मेरे को, कुछ नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फीडबैक। अगर आप सिलेक्शन पाए, डेफिनेटली मैं प्रे करता हूँ कि हर बच्चा सिलेक्शन पाए, हर बच्चे को सीट मिल जाए भाई। ठीक है, जो डेडिकेटली यहाँ प्रिपेयर कर रहा है, जो मेरे से पढ़ रहा है। तो प्लीज सिर्फ एक छोटा क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? एक, सर आपसे पढ़ा था, आपने सिखाया, बस इतना। आपने सर सिखा दिया, और अगर वो मुझे दे दोगे ना, बहुत खुशी होगी, बहुत ही ज्यादा। तुम सब जिस दिन सिलेक्शन होता है, मैं बहुत अच्छा, काफी अच्छा फील करता हूँ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चे एटलीस्ट ये याद रखे कि हाँ मैंने पढ़ाया था उन्हें सेशन में। तो बस तुमसे एक ही चीज चाहिए यार, बस बस एक प्यारा सा फीडबैक। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर कुछ खराब भी लगा हो तो उसका भी फीडबैक डेफिनेटली दो, कि सर इस अप्रोच को थोड़ा चेंज करो, ताकि मैं और अपडेटेड रह सकूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे बस आप सबसे एक चीज़ चाहिए, आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करो, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, और कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहो क्लासेस को, अटेंड करते रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उसे भी ध्यान रखा करो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आपसे सबसे, हर बच्चे से, बस एक बार ये जरूर याद रखना, कभी याद करना मुझे, कहाँ कभी सिलेक्शन हो जाएगा कि यस सर, सर से पढ़ा था, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, कुछ सीखा मेरे से। ठीक है, तो बस यही एक रिक्वेस्ट है सबसे, हर हर बच्चे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीडबैक नहीं दे पाते हैं, बट मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चा एक प्यारा सा फीडबैक बस मुझे दे दिया करना। ठीक है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। बाकी आप सिलेक्शन निकालो, बहुत खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20-21। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच अलग है, क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज, शायद मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है। ठीक है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो सीख लो, फिर ये बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें दिया हुआ है कि कुछ डेटा पढ़ोगे, तो पहले पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उसने ये बोला है कि 25 ml है, जिसका आपको बेसिकली मोलारिटी गिवन है। देखो कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो यहाँ मोलारिटी गिवन है, बोला है कि 25 ml वॉल्यूम गिवन है, 25 ml है, और उसकी मोलारिटी गिवन है 3, किसकी? HCl की। मतलब HCl है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 25 ml। मतलब हमारे पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका वॉल्यूम है 25 ml, और जो उसका कंसंट्रेशन है, बेसिकली उसकी जो मोलारिटी है, ठीक है, 25 ml इसका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर या ml, पता चल गया होगा। और इसकी जो मोलारिटी है वो है 3, ये इसकी मोलारिटी है। ठीक है, उसको मिक्स कर दिया गया, किसके साथ? अगेन एक और HCl रखा था। मतलब सिंपली समझ लो कि हमारे पास 2 कंटेनर है जिसमें HCl रखा हुआ है, एक तो 25 ml के अमाउंट में जिसकी मोलारिटी 3 है, उसको मिक्स कर दिया गया अगेन दूसरे कंटेनर में। ये कंटेनर 2 का HCl है, कंटेनर 1 का HCl है, जो कि था, जिसका वॉल्यूम था पहले से ही 75 ml, और इसकी जो मोलारिटी गिवन है दैट इज 4। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो फिर बताता हूं। अब बोलेगा कि जब मिक्स कर देंगे ना, तो फाइनल मोलारिटी कितनी होगी? ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है भैया। जब दो अलग अलग कंटेनर या दो अलग अलग बेसिकली सॉल्यूशंस के अंदर, सिंपली सॉल्यूशंस ही कहूँ तो, दो अलग अलग सॉल्यूशंस के वॉल्यूम का कुछ डेटा गिवन हो और मोलारिटी का कुछ डेटा गिवन हो, और हमसे बोले कि वो दोनों को मिक्स करके, जब आप मिक्स करोगे इन दोनों को एक फाइनल कंटेनर में, तो एक फाइनल सोल्यूशन तैयार होगा। अब उस फाइनल सोल्यूशन की हमसे मोलारिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लाइन का बस एक फॉर्मूला है, एक लाइन का बस। बस आप उसी को याद रखो, फिर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए आप सॉल्व कर जाओगे। सोचो,
केस वन मतलब पहले केस यानी पहले कंटेनर के वॉल्यूम को मैं लेट्स से कहता हूं V1 और पहले कंटेनर का जो HCl है उसकी मोलारिटी कहता हूं M1। सिंपल है। वैसे ही दूसरे कंटेनर में जो HCl रखा है 75 ml उसको मैं कहता हूं V2 और उसके नीचे वाली उसी कंटेनर की जो मोलारिटी है उसको कहता हूं M2। मतलब हमारे पास डेटा है V1 M1 और V2 M2 और हमसे फाइनल मोलारिटी पूछा है कि जब आप मिक्स कर दोगे इन दोनों को मिला दोगे जब इन दोनों की क्या हुई मिक्सिंग हो गई तो फाइनल मोलारिटी। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है एक लाइन का इक्वेशन देता हूं क्या M1 V1 प्लस M2 V2 दैट L इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी V1 प्लस V2। बस ये एक लाइन का इक्वेशन याद रखो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने M1 B1 मतलब पहले मोलारिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट केस कंटेनर ये कंटेनर नंबर 1 है ये कंटेनर नंबर 2 है और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो हमें ये फाइनल मोलारिटी मिल गई उसके साथ वॉल्यूम का समेशन हो गया। तो बस सिंपल एक लाइन का इक्वेशन क्या आया क्यों आया कहां से आया एकदम जाने जरूरत नहीं है डायरेक्ट बस इस फॉर्मूले को याद रखो सब सॉल्व हो जाएगा। अब आराम से मेरे बच्चे कर जाएंगे। हमें क्या चाहिए सर फाइनल मोलारिटी तो एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूं ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया क्वेश्चन से पहले। अब क्वेश्चन को भाई धड़ल्ले से मार देते हैं। अब डेटा लिखो फटाफट से कर दोगे मुझे पता है कर दोगे इसलिए मैं यहां समय नहीं ले रहा हूं फिर मैं अभी चेक करूंगा। M1 है कितना 3 V2 आ गया सर 75 और M2 आ गया सर 4। हमसे फाइनल मोलारिटी पूछा है। अब सोचो अगर मुझे फाइनल मोलारिटी चाहिए तो अगर मैं V1 V2 को नीचे डिवाइड में डाल दूं तो कितना बढ़िया फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट याद रख लो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिंपल फॉर्मूला। फाइनल मोलारिटी चाहिए M1 कितना है भैया 3 इंटू वॉल्यूम 1 25 प्लस M2 कितना है भैया 4 इंटू वॉल्यूम 1 75 V1 प्लस V2 25 और 75 भैया 100। अब कुछ नहीं भैया कैलकुलेशन करो दनादन बस। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 दैट विल बी 75 प्लस 75 इंटू 4 दैट विल बी 300 और अपॉन 100 मतलब 375 अपॉन 100 भैया डिवाइड करके आ गया 3.75 क्योंकि मोलारिटी है तो कैपिटल M उसकी यूनिट भैया सी नंबर इज एब्सोल्युटली क्या था इस क्वेश्चन में बताओ। आया समझ एक लाइन का फॉर्मूला क्वेश्चन खत्म। कोई परेशानी ये शायद से मैं बस छूट गया था मेरे से ठीक है उस मोलालिटी वाले सेक्शन में जब मैं कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ा रहा था ना इस चैप्टर में तो वहां छूट गया था तो अभी नोट डाउन कर लो। क्लियर है कि भैया जब मिक्सचर का मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। समझ आया। शायद मुझे लगता है नया बच्चा है शायद आप नए बच्चे हो क्योंकि इससे पहले आपको क्लास में नहीं देखा मैंने तो आप न्यू स्टूडेंट हो आपका बैकलॉग बचा होगा या फिर आप रिकॉर्डिंग एक्सेस करते हो। न्यू बच्चे हो बताओ एक बार न्यू क्लास नो वरी इट्स ओके आपको न्यू क्लास में समझ आ गया होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। सोचो जब मेरे कॉन्सेप्टुअल थ्योरी वाले लेक्चर देखोगे कितना मजा आएगा तुम्हें। तो मैंने प्रॉपरली पढ़ा रखा है आप बैकलॉग अपना कवरअप कीजिएगा ठीक है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू होगा ठीक है न्यू चैप्टर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगेन देखो कब 2013-14 में यही सेम टाइप का क्या भैया 100 ml 0.1 मोलारिटी 50 ml 0.1 मिक्स कर दिया गया फाइनल मोलारिटी। अरे भैया करूंगा ही नहीं मैं नहीं सॉल्व करने वाला ये तुम करोगे। डू इट योरसेल्फ DIY भैया ये तुम करोगे ये मैं नहीं करने वाला। ये सस्ता था तुम्हें होमवर्क दे दिया मैं चलो अब तो मैं नहीं करने वाला तुम फटाफट से बता दोगे भैया क्या है कैसे होगा कितना सिंपल है। कर लोगे ना बच्चा। अरे बच्चा कर लोगे। आगे बढ़ा जाए। सिंपल है सेम टाइप का क्वेश्चन होमवर्क कर लेना इसे। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्या बात कर दी है सर ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ दिया हमसे हाईएस्ट किसका होगा। अब देखो सेम चीज क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं याद रखो। याद आ रहा है भैया पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब बोला क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर भैया सी तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया क्यों सारे ऑप्शन देखो कंसंट्रेशन सेम है खेल खत्म।
आर भैया गैस कांस्टेंट होता है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मतलब सीधा पाई इज इक्वल्स टू आई। अरे भैया मतलब पाई इज इक्वल्स टू आई, मतलब जो मैं प्रैक्टिस कराया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपके 19-20 में आपसे खुद पूछ दिया गया, जो कि जेई और नीट का ट्रेंड है। मतलब जेई नीट का ट्रेंड को उठाओ इधर छाप दो, बच्चे सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई विल प्रोवाइड जेई फॉर नीट एंड फॉर एमओ ट्रिपल एज वेल। मतलब पाई इक्वल्स टू आई, अब सिंपली आई। अब मेरे बच्चे को पता है कि भैया यूरिया के लिए जो आई है वो 1 होता है, हा पता है। ग्लूकोज के लिए भैया मैंने क्या बोला था, यूरिया ग्लूकोज फ्रक्टोज, डायरेक्टली आई की वैल्यू हो गई 1। अब HCl और BaCl2, अब सोचो मैंने एक और चीज बताई थी कि भैया आई के फॉर्मूले में N आता है, ये क्या यहाँ कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सिंपली आई इक्वल्स टू एन मान लो। अरे भैया कॉन्सेप्ट में सिखाया है ये तुमको, कॉन्सेप्ट में। अब HCl के लिए N, भैया एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, भैया N की वैल्यू 2, तो इसके लिए आई की वैल्यू 2। सिमिलरली BaCl2 के लिए N की वैल्यू कितनी, भैया एक Ba 2 Cl, भैया N की वैल्यू 3, तो I की वैल्यू 3। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। तो अरे भैया जिसका I की वैल्यू ज्यादा उसका पाई का वैल्यू ज्यादा, अरे वाह राइमिंग बन गया यार। जिसका I का वैल्यू ज्यादा उसका पाई का वैल्यू ज्यादा, और जिसका पाई के वैल्यू ज्यादा उसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भैया I की वैल्यू बड़ी, सबसे बड़ी 3 ही तो दिख रही है, मतलब डी नंबर आंख बंद करके मारो और 2019-20 में एक नंबर उड़ा ले जाओ। क्या था बहुत ही बढ़िया। सुहाना और सदरुल ने क्लासेस कंटिन्यूअसली अटेंड की है मेरी, देखो फटाफट से बोलने से पहले डी आंसर आ गया। क्या कर रहे हो, यू बी लाइक क्या कर रहे हो सर, हम आपसे 2 मिनट पहले आंसर दे दिया। इजी, इजी कराया है, डायरेक्ट सिखाया है तुम्हें। नेक्स्ट ले भैया चेक कर लो। अब सेम टाइप का क्वेश्चन 17-18 क्या बोला गया है, भैया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट लगा दो। बट इस बार देखो ध्यान देना, इस बार कंसंट्रेशन अलग अलग कर दिया। इसका मतलब कि भैया पाई जो होता है वो आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब इस केस में भैया टेम्परेचर को तो मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि इसको देखो बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ, कहीं कहीं टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आर तो भैया कांस्टेंट मान लूंगा, टी भी कांस्टेंट मान लूंगा। लेकिन इस बार देखो कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है, मतलब पाई इस बार डिपेंड करेगा आई इंटू सी के बराबर। अब कुछ करना ही नहीं, हमसे बोला इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में लगा दो। इसका मतलब ये है भैया कि NaCl का कंसंट्रेशन दिया है 0.001, यूरिया का 0.001, फिर इसका MgCl2 का 0.001, और फिर NaCl का 0.01। ठीक है। अब देखो मजे की बात क्या, मजे की बात भैया ये है, क्या है कि भैया अगर मैं आई निकाल लूं और सबके साथ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे हर केस में पाई पाई मिल जाएगा। फिर मैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 कंपेयर कर लूंगा सबके लिए। तो सबसे पहले मैं पाई निकालता हूं किसके लिए, NaCl के लिए। अब NaCl के लिए क्या होगा, I इंटू सी, भैया कंसंट्रेशन तो गिवन है, बट NaCl का I कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बोला कहीं क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं दिया है, तो भैया इस केस में भी I को N के बराबर मान लो, सिंपल। जब भी कहीं डेटा ना दे, कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे, कहीं डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना दे, तो सिंपली I N के बराबर होता है। पता नहीं मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त ये तो मैं दिमाग में रटा दिया था यार। अब NaCl के लिए N की वैल्यू कितनी है बताओ, N की वैल्यू है 2, NaCl के लिए N की वैल्यू है 2, तो भैया इसके लिए I की वैल्यू है 2, तो पाई ऑफ NaCl कितना निकलेगा भैया 2 इंटू कंसंट्रेशन कितना है 0.00, मल्टीप्लाई कर दो 0.0001, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 0.0002 मोलारिटी। चलो भैया इसके लिए तो आ गया। अब ऐसे हर केस में निकाल दो। भाई यूरिया के लिए मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, भैया आई की वैल्यू 1 कर दो, सिंपली 0.0001, तो इसका फाइनल आंसर होगी 0.0001 मोलारिटी। सिमिलरली भैया पाई निकाल दो MgCl2 के लिए। अब MgCl2 के लिए N की वैल्यू 3, तो I की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 0.001, तो दिस विल बी 0.003 मोलारिटी। और सिमिलरली पाई ऑफ NaCl अगेन भाई दो दो बार आ गया बट अलग अलग कंसंट्रेशन में, नो प्रॉब्लम। अगेन कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.01, सो दिस विल बी 0.02। अब सोच के देखो कौन सी बड़ी वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है भैया 0.02 बड़ा है, उसके बाद 0.03 है, उसके बाद भैया 0.002 है, और फिर आखिरी में 0.001 है। इट मींस कि भैया उल्टा ऑर्डर है, मतलब
4 3 2 1, ढूंढ लो, जहां भी मिलेगा मार दो। 4 3, कहीं दिखा? 4 3 2 1, ए नंबर। सी डी बी गलत है। क्लियर? ना, फंस गए बेटा, फंस गए आप। 4 का सबसे ज्यादा है ना, ये NaCl देखो, ये 4 है, ये वाली वैल्यू, इस ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। उल्टा ऑर्डर लिखा है बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको। देखो सिंपली द 4 3 2 1, सो द ऑर्डर करेक्ट ऑप्शन इज ए, 4 3 2 1। सर सी होगा ना, सी क्यों होगा? 4 3 1 और 2? नहीं यार, देखो 2 तो यूरिया है। अच्छा हाँ, या, अरे रे मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ देखो NaCl के लिए 2 होगा ना, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बी बी। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके, इट्स माय बैड, इट्स माय बैड। मैंने क्रॉस चेक किया, यस ये होगा तुम्हारा बी नहीं सी। 4 3 2 और 1, 4 3 1 और 2, 2 और 1 नहीं, 4 3 1 और 2, सी होगा। या डी नहीं, सी होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैंने ध्यान नहीं दिया, सी ही होगा। आप बस उसको चेंज कर लो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ऑर्डर बस कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिखा। अभी क्लियर है? क्लियर है, सी होगा, यस आई गॉट इट। समझ आया ना बच्चा? समझ आया बच्चा? क्लियर है ना? ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? अरे भैया 2015, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, साफ साफ दिख गया, मैंने बोला था नोट करा के कि भैया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा ये मल्टीपल सेलेक्टेड ऑप्शन है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी क्या है, देखो इसमें बी और सी दोनों सही है, बी एंड सी। ये कब से आ गया भाई, शायद पहले आता था एमयू में, इसलिए 2015-16 लिखा हुआ है। देखो ये मल्टीपल बी भी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बी एंड सी इज ए मल्टीपल आंसर सही है, ठीक है, ये बी एंड सी इज योर करेक्ट। सी भी है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कोई आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बचा है? अच्छा एक बचा है। टू सोल्यूशन विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर बताऊं क्या, बताओ? अरे भैया आइसोटोनिक सोल्यूशन, मेरा लिखाया हुआ स्टेटमेंट वो सीधा डायरेक्टली 12-13 में आया था, सीधा लिखाया हुआ भैया, पाई 1 बराबर पाई 2, याद करो आइसोटोनिक, याद आ रहा है? पाई 1 बराबर पाई 2, भैया दो अगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक, मार दिए, कितना सिंपल। क्लियर? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यस एब्सोल्युटली, दैट्स ओवर फॉर द सेशन। काफ़ी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अप्रोच हमने डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए काफ़ी, और हमने सारे कॉन्सेप्ट को भी वापस रिवाइज किया, हमने यूज़ भी किया कॉन्सेप्ट को, हमने समझा भी अप्रोच को, और एज यूजुअल आपने अच्छा परफॉर्म भी किया क्योंकि आप मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई लाइक टू एंड दिस सेशन नाउ।